नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम आशुतोष है और इस वक्त हमारे बगल में राहुल, संदीप और मोहन जी बैठे हुए हैं। इनसे चर्चा होगी झारखंड की सियासत में जो इन दिनों एक चर्चा चल रही है कि क्या कल्पना सोरेन राज्यसभा जा रही हैं। जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और 2 सीट खाली हो रही है तो दूसरी सीट से कौन प्रत्याशी होगा, कांग्रेस की दावेदारी में कितना दम है, इन तमाम संभावनाओं पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मोहन जी से। क्या लगता है, कल्पना सोरेन राज्यसभा जा रही हैं या नहीं जा रही हैं? नहीं, देखिए, ये तो अभी से नहीं कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन जा रही हैं, उनके नाम पे मुहर लग गया, चूंकि पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक इस तरह का कोई बयान नहीं है कि वो जा रही हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक चर्चा है और एक सक्षम उम्मीदवार हैं। अगर पार्टी चाहेगी तो अगर उनको भेजना चाहेगी राज्यसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। वो पूरी तरह से सक्षम है और पार्टी में उनकी तमाम जो पार्टी है या सरकार है उसमें उनको जो है पूरा समर्थन मिल सकता है इसको लेके। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक किसी का नाम अभी तक जो है आधिकारिक रूप से नहीं बताया है। बिल्कुल इसको एक तरह से कहें तो गोपनीय रखा जा रहा है। जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से बात होती है, नेताओं से बात होती है, तो यही कहते हैं कि इसको पार्टी के जो बड़े आला जो शीर्ष नेता हैं वो इसको तय करेंगे और समय आने पर ही इसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन अंदर खाने से ये चर्चा जरूर है कि अगर जेएमएम तैयार हो गई कल्पना सोरेन को लेकर, जो कि अभी गांडे से विधायक हैं और धर्मपत्नी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो निश्चित तौर पर वो जा सकती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद, क्योंकि उनके जाने के बाद यहाँ की राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं, जो समीकरण है, उसके बारे में लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जो 2024 में झारखंड में चुनाव हुए और जो बड़ी जीत हासिल हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार बनी है, तो उसमें माना जाता है कि कल्पना सोरेन की भी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने जो प्रचार अभियान का पूरा मोर्चा संभाला था, ये ठीक है पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, हेमंत सोरेन खुद उसमें लगे थे, लेकिन उनकी भूमिका को बहुत अहम बताई गई। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इनके नाम पर तैयार हो जाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह भी देखना है कि यहाँ की जो सरकार है और जो पार्टी है, कहीं उसके समीकरण में कहीं कोई आवाज न उठे, कहीं कमजोर ना हो। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा फूंक फूंक के कदम रख रही है और हो सकता है कि कल्पना सोरेन को भेजे या किसी दूसरे नाम पर विचार हो। तो इस तरह की बातें अभी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में चल रही है, यहाँ की राजनीति में चल रही है। ठीक है, चर्चा चल रही है, ये तो आप भी कह रहे हैं। इस चर्चा में दम कितना है और आपका अनुभव क्या कहता है, कल्पना सोरेन राज्यसभा जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, या सिर्फ चर्चा ही चल रही है? देखिए, जाने के दावे में सच्चाई इसलिए है कि जिस तरीके से आप देखेंगे, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2024 की घटनाक्रम, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में थे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, राज्य की बागडोर चंपई सोरेन के हाथ में सौंपी गई और उसके बाद लगातार कल्पना सोरेन इंडिया अलायंस के साथ बड़ी सभाओं में हिस्सेदारी ली और एक तरह से झारखंड को पहचान दिलाने की कोशिश उनकी हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहचान देश स्तर पे की। मुंबई में इंडिया अलायंस की जो रैलियां हुई वहां पे भी वो गई। उसके अलावा हैदराबाद में और जो अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेशों में इंडिया अलायंस की और बड़ी बड़ी रैलियां हुई, उसको उन्होंने संबोधित किया। और कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता झारखंड में लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन के नेतृत्व में मिला। यहाँ पे जो एक सीट हुआ करती थी जेएमएम की, वहाँ से 2 सीटों पर लोकसभा जीते, एक राजमहल और एक दुमका लोकसभा। दुमका से उनकी खुद जो है कि सीता सोरेन लड़ रही, जो दुर्गा सोरेन की पत्नी थी, वो बीजेपी से हार गई चुनाव। उसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस को भी फायदा हुआ। 3 सीटें जो है आई कांग्रेस के खाते में, जो पहले एक थी, गीता कोड़ा जो जीती थी सिर्फ। तो 5 सीटें इंडिया अलायंस को आई उनके नेतृत्व में, क्योंकि हेमंत सोरेन उस समय जेल में थे। पूरी तरीके से बागडोर जेएमएम की उनके हाथ में थी। अब जेल से छूटने के बाद लोग विधानसभा के राज्य में चुनाव हुए। उसके पहले उन्होंने मैया सम्मान यात्रा निकाला था। अब मैया सम्मान यात्रा से
सबसे अधिक अगर फायदा किसी को हुआ तो जेएमएम को हुआ, क्योंकि जेएमएम ने कभी कल्पना नहीं किया कि 30 प्लस विधानसभा सीटें वो जीत पाएंगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगस्त 2025 में गुरुजी का निधन हुआ, उसके बाद सीट खाली हो गई। अब सोरेन परिवार का कोई भी एक व्यक्ति केंद्र में नेतृत्व करने वाला नहीं बचता है। कह सकते हैं जेएमएम की जो बातें हैं विधानसभा राज्यसभा में रखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं बचता, लोकसभा में कोई सोरेन परिवार से पहले से नहीं है। तो गुरुजी एक थे कि राज्यसभा में जाते थे, कुछ बातें या अपने प्रेजेंटेशन जेएमएम का वहां पर था, सोरेन परिवार का वहां पर प्रेजेंटेशन था। तो एक चीज ये देखी जा रही कि वहां पर प्रेजेंटेशन नहीं है, तो सोरेन परिवार चाहेगा कि राज्यसभा के अंदर उसका एक व्यक्ति प्रेजेंट हो, जो कि अपने परिवार के साथ साथ जेएमएम की जो बातें हैं वो सदन के स्तर पर, देश के स्तर पर रखने का काम करे। और दूसरी चीज ये भी मानी जा रही कि अगर जो इंडिया अलायंस में 2 सीटों पे चुनाव, गुरुजी की खाली, दीपक प्रकाश की खाली होगी, जून में चुनाव होना। तो अब क्या है कि कांग्रेस दावा कर रहा है या कह रहा है कि हम चुनाव लड़ना चाहेंगे, हमारी हिस्सेदारी की तीसरी बार हुआ। इससे पहले भी गुरुजी को भेजा गया, उसके बाद महुआ माझी को भेज दिया गया, और उसके बाद अब तीसरी बार ऐसा मौका है कि कांग्रेस को नई सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसके पीछे एक कारण है कि अगर जेएमएम की ओर से कहा जाता है कि गुरुजी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई उस पर हम कल्पना सोरेन को भेज रहे हैं, और एक सीट जो खाली हो रही है वो अपने कार्यकर्ता के, जिसमें विनोद पांडे का नाम सबसे प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। और भी कई नाम होंगे, लेकिन जो सबसे करीबी नाम माना जा रहा है कि विनोद पांडे हो सकता है कि राज्यसभा जा सकते हैं। तो 2 नामों को लेकर चर्चाएं चल रही है। चर्चा सच इसलिए साबित होती दिखाई दे रही है कि जेएमएम को अपना प्रेजेंटेशन राज्यसभा में सोरेन परिवार का दिलाना, ये हमें समझ में सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, एक मजबूत नेता की उपस्थिति वहां पर जेएमएम को लगता है कि हो तो ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टी और झारखंड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमारे साथ संदीप भी हैं। संदीप, आप भी लगातार पॉलिटिकल खबरें कवर करते रहे हैं, क्या लगता है कल्पना सोरेन के बारे में राहुल ने बताया, मोहन जी ने बताया, आपको क्या लगता है कल्पना सोरेन जा रही हैं, और दूसरे दावेदार जो विनोद पांडे के बारे में बता रहे हैं उसमें कितना दम है? यदि इन दोनों सीटों की बात करें तो एक तो गुरुजी के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, और दूसरा सीट यदि राज्यसभा की बात करें तो एक जो दीपक प्रकाश बीजेपी से हैं राज्यसभा सांसद, तो उनका जून में जो कार्यकाल है वह समाप्त हो रहा है। तो इन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। हालांकि जो दावेदारी अब तक जेएमएम की तरफ से दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो जो इससे पहले जो गुरुजी वहां से राज्यसभा से सदस्य थे और उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं वह जगह खाली हुआ है, तो जेएमएम भी जरूर चाहेगी कि वहां पे जो एक प्रेजेंटेशन हो, उपस्थिति हो, सोरेन परिवार से हो। और दूसरे नाम की जो अटकलें लग रही है विनोद पांडे की, हालांकि जेएमएम के तर्कस में कई ऐसे अभी तीर हैं जो निकलना बाकी है, और संभवतः जून के पहले जो गठबंधन की बैठक भी होगी, क्योंकि कांग्रेस भी इसमें दावेदारी करती है। हालांकि कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है, पर इस बाबत सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के महासचिव हैं उनसे भी जब बात हुई थी तो जेएमएम भी कभी यह नहीं कह रहा है कि हम दोनों सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि यह हम गठबंधन की सरकार में है और हमारे जो साथी हैं कांग्रेस भी है और दोनों सीटों पर विजय हासिल करेंगे, जेएमएम का कहना है। पर अभी तक यह पत्ता साफ नहीं हो रहा है कि दोनों सीटों पर सिर्फ जेएमएम चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस को भी जगह मिलेगी। हालांकि जेएमएम का कहना है कि दोनों सीटों पर हमको जीत कैसे सुनिश्चित करनी है उस पर अधिक फोकस है और दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पर गठबंधन के तहत। हालांकि गठबंधन की जब बैठक होगी तो उसमें क्लियर होगा, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, वे भी उस बैठक में उपस्थित होंगे। और लास्ट जो अंतिम जो मुहर लगनी है उससे पहले कहीं ना कहीं सभी विचार विमर्श होंगे, उसके बाद ही सहमति बनने के बाद नामों की घोषणा होगी। हालांकि देखना होगा, जेएमएम भी दबे खाने से कहीं ना कहीं अपना एक उम्मीदवारी वहां पे खड़ा करते नजर आते हैं कि एक सीट मिलना चाहिए वहां पे। पर अभी तक यदि देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां खुलकर सामने नहीं आई हैं कि एक एक सीट पर चुनाव होगी या फिर जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि जिस तरह से राज्यसभा में गुरुजी की उपस्थिति थी और उनके निधन के बाद वह जगह खाली हुआ है, तो जेएमएम जरूर चाहेगी कि एक परिवार से जिस तरह से कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है
तो संभवतः उनके नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि उसका विरोध शायद पूरे पार्टी में कहीं नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से उनका इस पूरे 2024 के चुनाव को देखा जाए या फिर हेमंत प्रकरण जो हुआ था जमीन घोटाले मामले को लेकर, उस समय जो स्थिति कल्पना सोरेन ने अपनी उपस्थिति जो दर्ज की थी, वो कहीं ना कहीं पार्टी के अलावे देश भर में उस चीज को सराहा गया और कहीं ना कहीं उभर के वो सामने आई थी। जी बिल्कुल। इससे कौन इनकार कर सकता है कि आज की तारीख में जेएमएम अगर इतना मजबूत है, उसकी सरकार चल रही है, या लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन इंडिया अलायंस का हुआ उसमें कल्पना सोरेन की अहम भूमिका रही है। राहुल से हम जानना चाहते हैं कि ये क्लियरिटी तस्वीर कब तक साफ होती हुई दिख रही है? अभी तक तो अंदर खाने की बात हम लोग कर रहे हैं, इस पर मुहर कब लग जाएगी? औपचारिक अनाउंसमेंट कब होगा? चुनाव कब है? जून के लास्ट समय में चुनाव होता है। जो नोटिफिकेशन तो अभी जारी नहीं है, जून में कार्यकाल खत्म होता है, कार्यकाल से पहले ही चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। जहां तक देखिए कांग्रेस की बेसिकली बात करें तो कांग्रेस प्रभारी जो के राजीव हैं, एक बैठक के दौरान हम लोगों ने बातचीत की थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन गठबंधन के नेता हैं झारखंड के, तो हमारी बातें सुनेंगे और हमें इस बार मौका मिलेगा। लेकिन इस बातों से लगता है कि उतनी मजबूती से कांग्रेस मांग करने की स्थिति में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे कारण क्या है कि आप देखेंगे कि जब चुनाव पहली बार जब गुरुजी को भेजा गया था राज्यसभा, उसी दौरान कांग्रेस ने भी एक उम्मीदवार दिया था, शहजादा अनवर, राज्यसभा के लिए उम्मीदवार उतारा गया था। 2 कैंडिडेट थे और एक कैंडिडेट बीजेपी की ओर से भी दिया गया था, वो दीपक प्रकाश थे। तो इन तीनों कैंडिडेटों के बीच में चुनाव था और 27 का आंकड़ा बीजेपी के पास भी था, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए 81 विधानसभा है, 27 सीट चाहिए राज्यसभा के लिए। तो 28 विधायक उस समय थे अलायंस का जोड़ के हम बात करें तो उस समय उम्मीद कांग्रेस को थी कि सरकार कुछ गणित लगाएगी और शहजादा अनवर को जिता लेगी, लेकिन वैसी स्थिति बनती दिखाई नहीं दी। तो उस स्थिति को भी देखते हुए कांग्रेस प्रिपेयर हो रही कि कहीं न कहीं ऐसा न हो कि फिर पिछली चुनाव की तरह हमारी जो स्थिति बनी थी या हमें जो झेलना पड़ा था संगठन के अंदर की एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को हरा दिया गया, जानबूझ के पार्टी ने हराया। तो इन सारी चीज़ों का विशेष करके ध्यान देने का काम पार्टी करेगी। और अगर हम उम्मीदवारों की बात करें, कांग्रेस के कैंडिडेटों की बात करें, तो 2 नाम सबसे प्रबल निकल के आ रहा है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि अब जो राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री प्रकरण हुआ, सबसे तेजी से अगर कोई नेता निकल कर सामने आया तो धीरज साहू तो सभी लोग जानते हैं, साहू परिवार को। तो धीरज साहू लगातार चर्चा में है कि उन पर हो सकती है कि मुख्यमंत्री की ओर से और कांग्रेस की ओर से दोनों तरफ से सहमति बन जाए और आपसी सहमति के साथ 2 ही कैंडिडेट उतारे जाएं और जीत आसानी से हो जाए, क्योंकि संख्या जो है, धीरज साहू पहले भी राज्यसभा पहले भी राज्यसभा रहे हैं, तो ये चीज है। और दूसरा नाम राजेश ठाकुर को, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके नाम की चर्चा इसलिए है कि बंगाल चुनाव में हम जाएंगे तो एआईसीसी के महासचिव ने 33 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे बंगाल चुनाव में। बंगाल चुनाव के 33 पर्यवेक्षकों को जिला वाइज, विधानसभा वाइज उन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि पार्टी को मजबूत आप तो कहना चाह रहे हैं कि जिन 2 सीटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी राजेश ठाकुर को, उन्होंने जिताया। बंगाल में जो 2 कांग्रेस ने सीटें जीती है, उसका क्रेडिट राजेश ठाकुर फर्क का, तो इसका शायद रानीनगर। तो ये दोनों चीजों को लेकर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि 2 सीट का प्रेजेंटेशन है बंगाल में और वो राजेश ठाकुर जिस सीट पे पर्यवेक्षक थे उन्हें वही सीट जीती है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि संगठन को लेकर काफी गंभीर है या संगठन के प्रति काफी संजीदा है, इसलिए इस तरह के रिजल्ट आए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर हो सकता है इनाम मिले, लेकिन कांग्रेस को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी भी ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि पिछली बार, क्योंकि हमने 3 इलेक्शन देखा राज्यसभा का और तीनों में यही स्थिति हो कि अंत में जाकर दिल्ली में एक बार तो ऐसा हुआ, राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष थे और उस दौरान महुआ माझी जब राज्यसभा गई तो उस दौरान सोनिया गांधी से मुलाकात करके आए, सारी चीजें वहां सेट हो गई कि कांग्रेस का उम्मीदवार
यहाँ से चुनाव लड़ेगा। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुआ, मुख्यमंत्री खुद निकले और उन्होंने अनाउंस किया कि महुआ माझी को राज्यसभा भेजा जाएगा। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई कि वहां पे बात कुछ और हुई थी, यहाँ पे कुछ बात और हुई है, विरोधाभास है, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। तो इसमें बहुत हैपनिंग वाली चीज नहीं है कि हो सकता है कि कांग्रेस को सीट मिल जाए, और अगर मिलती है तो हमें लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों मिलकर कैंडिडेट डिसाइड करेंगे कि कौन कैंडिडेट होगा जो कांग्रेस के कोटे से। मुझे लगता है कि इसमें पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार मायने रखेंगे कि ऐसा उम्मीदवार कोई तलाशा जाए, पार्टी चाहे किसी की भी हो, जिस पर सबकी सहमति हो और सबकी रजामंदी हो। और शायद यही वजह है कि अंदर खाने मंथन चल रहा है। 2 सीट है, 3 नाम आपने 3-4 नाम बताएं। एक सवाल हालांकि थोड़ा सा अभी प्रीमेच्योर है, कल्पना सोरेन अगर राज्यसभा जाती है जैसी की चर्चा चल रही है और दिख भी रहा है आसार की सोरेन परिवार कोई चाहता है अपना प्रतिनिधि भेजना दिल्ली की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, वैसी सूरत में फिर गांडे विधानसभा सीट पर कौन? नहीं, देखिए ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है अभी, कि चूंकि कल्पना सोरेन जाएंगी तो गांडे विधायक से जो पूर्व में उन्होंने जो सीट छोड़ी थी हो सकता है उन्हीं को मिल जाए। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कैंडिडेट कौन कौन जा रहा है। जैसा कि राहुल ने बताया, बहुत विस्तार से बताया, इन्होंने अपने अनुभव से जो बताया वो कहीं ना कहीं अपने आप में सत्य दिखता है। जो मेरी समझ है या जो मैंने कांग्रेस के लोगों को मैंने बातचीत हुई है या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से बातें होती हैं, उसमें ये बात कहीं ना कहीं है कि सबसे पहले ये तय करें कि उम्मीदवार कौन होगा। क्या दोनों सीट पर जेएमएम लड़ेगा या फिर कांग्रेस को एक सीट दिया जाएगा। लेकिन एक तीसरा विकल्प, एक तीसरा जो तथ्य है उस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, वो है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश फिलहाल राज्यसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि उनका उम्मीदवार इस 2 सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं, दीपक प्रकाश का जो खाली हो रहा है वो जेएमएम कैसे ले लें या कांग्रेस ले लें। क्योंकि हमारा अनुभव रहा है कि देखिए बिहार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल किया, और मतलब संख्या बल है उस मुताबिक कि बीजेपी अपना नहीं, संख्या बल उनका बहुत कम नहीं है, 3 ही कम है जो आंकड़ा है एक राज्यसभा जाने के लिए। आप क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल संभावना है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वो भी कभी इस बात को नहीं कह रही है कि वो उनका उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि दीपक प्रकाश पहले से उनके राज्यसभा सदस्य हैं। तो एक बड़ा पेंच ही फंसेगा जब ये अनाउंसमेंट होगा, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना पत्ता खेलना चाहेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे संख्या बल जेएमएम और कांग्रेस के बीच है, ये कहीं ना कहीं खेलना चाहेगी। क्या आपकी कोई बातचीत हुई है प्रवक्ताओं से, नेताओं से, कि बीजेपी भी दावेदारी कर रही है, बीजेपी भी चाहती है कि उसके उम्मीदवार जाएं? नहीं, बिल्कुल ये अंदर खाने से है कि अगर वो इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि वो कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज होगी, तो अंतरात्मा की आवाज से जो लोग वोटिंग करेंगे तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे निकल जाए, और हो सकता है कांग्रेस लूज कर जाए एक सीट, जो मान लीजिए उनका उम्मीदवार खड़ा होगा। तो बिल्कुल क्रॉस वोटिंग और झारखंड में मुझे लगता है कि या कहीं भी आजकल के दिनों में दौर में देखा जा रहा है कि कई जगह ऐसा होता रहा है जहां पर संख्या बल नहीं होते हुए भी वो उम्मीदवार जीत जाता है। खैर देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल 3-4 नाम जरूर चर्चा में है। 2 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। कल्पना सोरेन प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, और फिलहाल जो स्थिति चल रही है उसमें रेस में सबसे आगे वो दिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।